हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और उम्मीद है आप लोग बहुत सही होंगे। पार्ट थर्ड लेकर आया हूँ मैं आज केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस क्लास 10th। इससे पहले हम लोगों ने दो लेक्चर्स में हमने बात की केमिकल रिएक्शन क्या होता है और हमने उसको समझा अच्छे से, और कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होता है और फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखे हमने। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस में, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे हम लोग? तो केमिकल इक्वेशन, मैंने आपको बोला कि भाई एक रिएक्शन है, ये है जिंक और ये है H2SO4, ये बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस H2। रिएक्शन क्या है? व्हेन जिंक इज रिएक्टेड विथ डाइल्यूट H2SO4, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड। ये एक सेंटेंस हुआ, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। और जब हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया सिंबल और फार्मूला के फॉर्म में, तो अब इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। तो जब किसी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन को आप पेपर पे लिखते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन, ब्रीफ representation of a chemical reaction। कैसे? क्या किया आपने? यूजिंग, देखिए आपने यूज किया सिंबल, यूजिंग सिंबल्स, और आपने यूज किया फार्मूला एंड फॉर्मूली ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट और कंपाउंड का सिंबल और फार्मूला यूज करके जब आप रिप्रेजेंट करते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन को, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सिंपल सी बात है। तो ये जो रिएक्शन था हमने इसको शो कर दिया ऑन पेपर, तो दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं। देखिए इसी रिएक्शन को, ये अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात कर लें तो इसके दो टाइप्स हो जाएंगे आपको। पहली टाइप क्या हो जाएगी? पहला होगा वर्ड इक्वेशन, पहला कहलाएगा वर्ड इक्वेशन और दूसरा कहलाएगा स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन, देखिए इसी को हम यूं भी तो लिख सकते थे कि जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, ये मिलके क्या बना रहा है? तो ये मिलके बना रहा है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। बात तो हमें समझ में आ रही है। तो ये भी तो रिएक्शन को हमने शो किया। तो व्हेन अ केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। सिंपल सी बात है। लेकिन व्हेन केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूली, उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे? आपको स्केलेटल इक्वेशन। तो स्केलेटल इक्वेशन तो लिखी पड़ी है, एक बार और लिख देते हैं। तो जिंक प्लस H2SO4, ये हो गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म क्या कहलाएगा? दिस फॉर्म विल बी कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। और जब वर्ड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको हम? वर्ड इक्वेशन। तो बहुत ही आसान है। केमिकल इक्वेशंस जो हैं आपको दो तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक इज, ये तो हमने देख लिया केमिकल इक्वेशन क्या है। लेकिन अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि बैलेंसिंग किसे कहते हैं और हम क्यों करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड। देखिए मैं आपके सामने एक रिएक्शन को लिख रहा हूँ इक्वेशन के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल CH4 प्लस ऑक्सीजन, ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, हमें बात समझ में आ गई। व्हेन मीथेन इज रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O इज आर फॉर्म्ड। सिंपल सी बात है। सारी बातें हमें समझ में आ गई, रिएक्शन भी समझ में आ गया, इक्वेशन भी समझ में आया। एक बात समझ में नहीं आई हमें, वो क्या है? इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? 3। आप 2 ऑक्सीजन दे रहे हो और 3 ऑक्सीजन मिल रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर हम क्लास 9th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की बात करें, उसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो सारा रिएक्शन हो रहा है, ये किसी सिस्टम में हो रहा है, किसी वेसल में हो रहा है, उस वेसल को हम सिस्टम मान लेते हैं।
अब उस सिस्टम में जो मास है वो तो कंजर्व रहेगा, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं मास, एनर्जी, मोमेंटम ये सभी कंजर्व होते हैं सिस्टम के पास, ये वैल्यूज चेंज नहीं होती। तो ऑक्सीजन का यहाँ अगर हम मास की बात करें तो 2 एटम का ऑक्सीजन का मास होता है 32, लेकिन यहाँ पर जो मास है दैट इज 2 और 1 3 एटम ऑक्सीजन, मास कितना हो जाएगा 48। ये मास कहाँ से आया? इसका मतलब रिएक्शन सही है बट इक्वेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा है। तो जब हम किसी इक्वेशन को रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड जब उसके नंबर ऑफ एटम्स, हर एलिमेंट के एटम्स का नंबर हम इक्वल कर देते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। और ऐसा इक्वेशन क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप समझ रहे हो बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें मानना ज़रूरी है, हर तरफ मासेस सेम होने चाहिए। तो बैलेंसिंग का जो आधार है, तो अब अगली टॉपिक आपकी बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। जब आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो इसका बेसिस क्या है? इसकी बेसिस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोनों तरफ मासेस सेम होनी चाहिए ना। कोई पूछेगा तो आप बताना इसको कि भाई बैलेंस क्यों करते हैं? तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कंजर्व करने के लिए हम बैलेंस करते हैं। तो अब हम बैलेंस किसको कहेंगे आपको? तो व्हेन, अब देखो पहले मैं इसको एक काम करता हूँ। कार्बन 1 है, अच्छी बात है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, मसला है। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आपको। तो हाइड्रोजन कितने हो गए आपको? 2 2 जा 4, लेकिन ऑक्सीजन हो गया 2, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ है उसके पहले 2 है, तो ये 2 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई करेगा। 2 एटम 4 एटम हो गए, तो इसका मतलब यहाँ हमें 2 देना पड़ेगा। देखिए अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब ये रिएक्शन क्या कह रहा है? ये इक्वेशन में क्या बता रहा है कि 1 मोल, या अभी मोल, हाँ मोल आपने पढ़ा है क्लास 9th में, तो 1 मोल मिथेन 2 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर बनाता है। अब हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मालूम हो गया और आप देख सकते हो मासेस भी सेम हो गए। और उसको देखने का सिंपल तरीका क्या है? आप हर तरफ नंबर्स ऑफ एटम को देख लो, अगर सेम है तो ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 4 है। तो ऐसा इक्वेशन क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो व्हेन अ केमिकल इक्वेशन, व्हेन अ केमिकल इक्वेशन हैज equal number of atoms of different elements on both sides, it is called balanced chemical इक्वेशन। इसको हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ये बात हमें समझ में आती है। अब बैलेंसिंग हम करें कैसे? तो बैलेंसिंग करने के जो है आपको 2 मेथड्स हैं। 2 मेथड में से एक मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो आपको पढ़ना है, अभी आपके सिलेबस में है और आपके लेवल पे क्लास 10th में हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आप कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है पार्शियल इक्वेशन मेथड, बट पार्शियल इक्वेशन मेथड आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। क्लास 12th की केमिस्ट्री में एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहाँ पर जो बड़े बड़े इक्वेशंस होते हैं जो कि बैटरीज के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं उसे हम, तो उन इक्वेशंस को पार्ट में बांट के हमको फिर बैलेंस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, विल टॉक अबाउट हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। बैलेंसिंग के 2 तरीके हैं आपको। 2 methods of balancing an equation। पहला है आपको हिट एंड ट्रायल मेथड। द फर्स्ट वन इज हिट एंड ट्रायल मेथड एंड द सेकेंड वन इज पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड ये हमें क्लास 12th में पढ़ना है, और लेकिन ये आपके सिलेबस में है। हिट एंड ट्रायल मेथड नाम से ही लग रहा है, हिट एंड ट्रायल। हम बार बार अपनी तरफ से ट्राई करेंगे कि हमारा रिएक्शन कितने स्टेप्स में जाके आपको
बैलेंस होता है। तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड की बात करते हैं। आइए, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग क्या करते हैं। आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। हम लोग बात कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड की। हिट एंड ट्रायल मेथड की, यह है एल्यूमिनियम और यह है ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके बना रहे हैं आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो अभी आपको रिएक्शन दिख रहा है, ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। क्यों अनबैलेंस्ड है? ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम एक ही एटम है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो तरीका क्या है हिट एंड ट्रायल मेथड में, जो मॉलिक्यूल आपको सबसे बड़ा दिखता है आप उसकी बात करो। इन तीनों में से कौन सा मॉलिक्यूल बड़ा है? ये तो एटम है, मॉलिक्यूल बड़ा ये वाला है। अगर ये वाला मॉलिक्यूल बड़ा है तो हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से आप शुरुआत करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 एटम है, यहाँ पर आपको 2 एटम है। तो 3 और 2 को बराबर करना है तो मल्टीप्लाई करो, 3 2 6। तो यहाँ भी ऑक्सीजन को हम 6 कर दें तो यहाँ भी 6 करते हैं, ऑक्सीजन हमारा जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो एक काम करो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो हमारा ऑक्सीजन पहले से 3 है और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ भी हमें 3 देना पड़ेगा। हमारा ऑक्सीजन यहाँ भी कितना हो गया? 3 2 6। ऑक्सीजन आपको बैलेंस्ड हो गया। एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम 2 पहले से था, 2 मल्टीप्लाई किया हमने तो 2 2 कितने हो गए आपको? 4। तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिकली 4 पुट कर सकते हैं। वेरी सिंपल। तो ये आपको जो है हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड के सर्टेन स्टेप्स हैं, वो मैं आपको लिख देता हूँ क्या क्या स्टेप्स हैं, और फिर हम लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टेप्स, स्टेप नंबर 1, राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन। राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन। हमने स्केलेटल इक्वेशन को पहले लिख दिया, रिएक्टेंट के बीच में प्लस कर दिया, प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो बीच में प्लस कर दिया, बीच में एरो लिख दिया। तो हमने सबसे पहले इक्वेशन को लिखा, दैट विल बी कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। फिर दूसरा क्या किया हमने जो है आपको फाइंड आउट किया कि सबसे बड़ा मॉलिक्यूल क्या है। तो सबसे बड़े मॉलिक्यूल से हम लोग बैलेंसिंग की शुरुआत करेंगे। तो बैलेंसिंग या ऐसा लिखो, स्टार्ट बैलेंसिंग विथ, कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? विद द लार्जर मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल सबसे बड़ा है। स्टार्ट बैलेंसिंग विथ लार्जर मॉलिक्यूल, हमने बड़ा कर दिया। अच्छा, लार्जर मॉलिक्यूल में भी हमको किस एटम से शुरुआत करनी है? तो हम उस एटम से, यहाँ पे देखा आपने, हमने जब हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बात की तो हमने एल्यूमिनियम भी था और हमारे पास ऑक्सीजन भी था। मैं एल्यूमिनियम से भी स्टार्ट कर सकता था, ठीक है, बट स्टेप्स बढ़ जाते, ठीक है। तो हमने ऑक्सीजन से स्टार्ट किया, ऑक्सीजन 3 है, एल्यूमिनियम 2 है। तो बड़े मॉलिक्यूल में भी जो एटम ज़्यादा नंबर है, जिस एलिमेंट का ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो एल्यूमिनियम का नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है यहाँ पर, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बैलेंस द एलिमेंट with higher number of atoms. Balance the element with higher number of atoms in the larger molecule. जो बड़ा मॉलिक्यूल आपने लोकेट किया था उसमें भी हम उस एलिमेंट को लेंगे जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है। ऑक्सीजन के पास है, हमने ऑक्सीजन से स्टार्ट की। उसके बाद जो छोटे छोटे हैं उनको हम करेंगे। Now balance the smaller number of atoms। बस आपको बार बार हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, तो वो अभी हम लोग 2-3 एग्जाम्पल में देख लेंगे। आपको ये आपको चीज़ें करनी है। अब क्या नहीं करना है आपको? कभी भी आपको जो है ये जो देख रहे हैं दे आर कॉल्ड सबस्क्रिप्ट्स। तो बैलेंसिंग के लिए जो भी हम कॉफिशिएंट, ये जो आपने यहाँ पर 2 पुट किया, ये जो 3 पुट किया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट कभी भी लगाना है तो बीच में नहीं लगाना, वो हमेशा मॉलिक्यूल के पहले लगेगा या एटम के पहले लगेगा। एटम के बाद भी नहीं लगेगा, मॉलिक्यूल के बाद भी नहीं लगेगा, मॉलिक्यूल के बीच में नहीं लगेगा। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट्स। तो हम सबस्क्रिप्ट्स को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। तो क्या नहीं करना है वो देख लो आप। डोंट चेंज द सबस्क्रिप्ट्स। ये आपने कभी भी चेंज नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैंने देखा है बहुत बच्चे इसको कर देते हैं,
जैसे कि अगर मैं शुरुआत की बात करूं, यहाँ पर 6 कर दिया, इसको 2 नहीं दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन को 3 हटा के 6 कर दिया, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या करना है आपको, जो नहीं करना है वो ये है, आप किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसका फार्मूला Al2O3 है, तो वो Al2O3 ही रहेगा, दैट विल नॉट गेट चेंज्ड। तो डू नॉट चेंज द फॉर्मूला, डोंट चेंज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। आप किसी कंपाउंड के फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। ये सभी करने के बाद अब लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में चेक इफ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आपको चेक करना है, काउंट करना है सभी नंबर ऑफ एटम्स को, अगर बराबर है तो आपका इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। ये स्टेप्स आपको जो है याद रखने हैं फॉर हिट एंड ट्रायल मेथड। सिंपल सी बात है, मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको दे जाता हूँ, वो आप कीजिए और फिर आप अपने से भी बनाइए और फिर हम उसकी बात करेंगे आपको। आइए बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, Fe ले लीजिए आयरन और ले लीजिए आप H2O, ये आपको फॉर्म करेगा क्या, Fe3O4 और बनाएगा ये हाइड्रोजन गैस। अब इसको आपको बैलेंस करना है। मैं कुछ देर का पॉज लेता हूँ, आप देखो अगर आप कर सकते हो तो। आइए मैं बनाता हूँ। अब सबसे लार्जर मॉलिक्यूल कौन सा है, Fe3O4, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी, इसमें भी ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। ऑक्सीजन 4 हैं, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हमें यहाँ पर 4 देना पड़ेगा। जो मेथड्स मैंने बताए आपको, आप उसी को अप्लाई करो। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो हमने यहाँ भी 4 कर दिया, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। उसके बाद बात आती है आयरन की। आयरन के 3 एटम्स हैं, तो यहाँ हमने 3 कर दिया। देखिए हमारा दोनों तरफ ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया और आयरन भी बैलेंस्ड हो गया। अब बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने हो गए आपको, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आपने 4 कर दिया। देख लीजिए अब आपका जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और आसानी से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको प्रेजेंट माइंड थोड़ा सा रहना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड में यही बात है, आपको बार बार जो है बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप बैलेंसिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। मैं एक और ले लेता हूँ आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए आप, प्लस H2SO4 ले लीजिए। एसिड और बेस है तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, तो Na2SO4 बनेगा और ये वाटर बनेगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तो अनबैलेंस्ड है, आप देख रहे हो अनबैलेंस्ड है, सोडियम 1 है, सोडियम 2 है। तो चलिए यहाँ पे काम करते हैं। बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा दिख रहा है मुझे, दिख रहा है ये वाला दिख रहा है, इसकी बात करते हैं। चलिए यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो इसमें भी लार्जर नंबर ऑफ जो आपको एटम्स हैं वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 और 1 5 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है और यहाँ भी 1 5 है। ऑक्सीजन बराबर है, आप नहीं कर सकते हो अभी। तो ऑक्सीजन के बाद कौन सा बचता है, सोडियम। सोडियम से आओ, सोडियम 2 है ना, तो यहाँ पर सोडियम 1 है, ये आपने 2 कर दिया, सिंपल सी बात है। तो हमारा जो सोडियम है वो अभी आपको बैलेंस्ड हो गया। सल्फर तो बैलेंस्ड ही है, लेकिन अब अगर आप ध्यान दो तो आपका जो ऑक्सीजन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो आइए ऑक्सीजन को चेंज करते हैं। तो ऑक्सीजन अब कितने हो गए आपको, 4 और यहाँ 2 6, यहाँ है 4 और यहाँ 1 5। अगर हम इसको 2 कर दें तो ऑक्सीजन यहाँ भी हो गए 6 और ऑक्सीजन यहाँ भी हो गए 6। हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो चुका है। देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए आपको, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, यहाँ भी आपको जो है 4 हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरह से जो है आप लोग बैलेंस तो कर सकते हो। ठीक है, और ले लो, और क्या लोगे आप, जैसे कि चलो ऐसा कर लेते हैं हम लोग, C2H4 ले लो, इथीन ले लेते हैं, या C2H6 ले लो, इथेन कहते हैं इसको हम लोग। इथेन प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O बनाएगा ये।
कभी भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ऑक्सीजन में बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आइए बैलेंस करते हैं। सबसे बड़ा मॉलिक्यूल ये है, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 है। देखो हाइड्रोजन के पास सबसे ज़्यादा आइटम है ना, तो 6 है, यहाँ पर 2 है, तो काम करो 3 से गुना कर दो, 6 हो गए। अब आ जाओ तुम किस पे, कार्बन पे। कार्बन 2 है, कार्बन 1 है, तो यहाँ हमने 2 से गुना कर दिया। इतना हमने करके देखा। अब हमारा ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 2 जा 4, ठीक है, और 3 4 3 कितने हो गए आपको 7, तो यहाँ पर कितने हैं 2। काम करो यहाँ डाल दो आप 7/2, सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे सर ये 7/2 फ्रैक्शन में कैसे आया, तो फ्रैक्शन को हटा देते हैं हम लोग। आप एक काम करो, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हर जगह मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 2C2H6 प्लस 7O2, ये हो गया 2 2 जा 4 CO2 और ये हो गया 6 H2O। अब देखो क्या ये रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है। कार्बन कितने हो गए 4, कार्बन कितने हो गए 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 6 2 जा 12, हाइड्रोजन कितने हो गए 6 2 जा 12, ऑक्सीजन कितने हो गए 7 2 जा 14, यहाँ कितने हैं 4 2 जा 8 और 6 ऑक्सीजन, 8 और 6 14। तो हमारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ रिएक्शन दे रहा हूँ बैलेंस करने के लिए, आप वो मुझे बैलेंस करके दिखाओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं इसी से जुड़ता हुआ देता हूँ आपको। आप ले लो C3H8 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। ये आपका क्वेश्चन है, ये आप मुझे बना के दिखाओ और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताओ कि ये वाला कैसे होगा। C3H8 प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये हमने सीखा किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना। सेकेंड जो मेथड है दैट इज़ पार्शियल इक्वेशन मेथड, वो हम लोग अभी नहीं करेंगे, दैट विल गेट कवर्ड इन क्लास 12th, ठीक है। अब आगे की टॉपिक ये है कि क्या किसी इक्वेशन को हम ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी एक सिंपल सा कोई हमने अगर ले लिया इक्वेशन और उसको हमने लिखा, तो क्या हमें वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता है। आइए देखते हैं। तो मेकिंग एन इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। मेकिंग एन इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, आइए हम इसकी बात करते हैं। मैंने आपको सिंपल से एक एग्जांपल दिया है जिसको हम लोग कह रहे हैं, चलिए ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन और इन्होंने मिलके बनाया NH3। आपको क्या बात समझ में आ रही है। चलो बैलेंस भी कर लिया हमने। बैलेंस कैसे करेंगे, बड़ा मॉलिक्यूल ये है, ये 3 है, यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 3 से गुना कर दो, यहाँ पर 2 से कर दो, ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस्ड हो गया। आपको अभी तक क्या बात समझ में आ रही है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाता है। NH3 को हम लोग अमोनिया कहते हैं। लेकिन जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो क्या है, वो ये है कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, अमोनिया किस फॉर्म में है, ये बातें हमें समझ में नहीं आ रही। तो अब यहाँ पर और एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मिल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर H2 ले लिया हमने, ये O2 ले लिया, ये बनाया इसने H2O। यहाँ पर देखो आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं हम लोग, बड़ा मॉलिक्यूल ये है, हाइड्रोजन 2 सिंपल सेम है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर 2 से गुना कर दिया, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो अब ये 2 से गुना कर दिया, ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ भी आपको ये 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल वाटर बनाता है। बट क्या पूरी बात समझ में आ गई, नहीं आई। हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस स्टेट में हमें नहीं पता। ऑक्सीजन किस स्टेट में हमें नहीं पता, ये किस स्टेट में हमें नहीं पता। तो हम लोग कुछ सर्टेन चीज़ों को इक्वेशंस में डालते हैं ताकि इक्वेशन को देख के हमें सारी की सारी बातें समझ में आ जाएं, तो हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए मैं उसके पॉइंट्स ले लेता हूँ आपको, कैसे हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। द वेरी फर्स्ट नंबर इज फिजिकल स्टेट्स को हम पुट कर सकते हैं, सॉलिड है या गैस है या लिक्विड है,
फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कैन बी रिटन, इसको हम लोग लिख सकते हैं कहां पे, आफ्टर द सिंबल्स या फॉर्मूला के बाद या सिंबल के बाद। जैसे कि यहां पर अभी देखा आपने H2, तो H2 गैस है तो हमने यहां पे G कर दिया। अब बात समझ में आ गई कि हमारा हाइड्रोजन जो है गैस है, प्लस O2 भी गैस है, ये भी बात हमें समझ में आ गई। एरो दे दिया H2O हम सभी जानते हैं लिक्विड है तो L कर दिया हमने, सिंपल सी बात है। अगर कहीं सॉलिड है तो वहां पर हमने S लिख दिया आपको। तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं और ये बातें हमें समझ में आती हैं। जैसे कि एक और ले लो, चलो कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, इसको जब हीट करेंगे, हीट की बात अभी बाद में करेंगे हम लोग, तो इसको हीट करने पर ये टूटता है और ये आपको जो है कन्वर्ट होता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है। तो हमने ये चीज़ें पुट करके जो है आसानी से हमने सॉल्व कर लिया इस चीज़ को कि भाई हमें अब ये बात समझ में आ गई कि कौन गैस है, कौन सा आपको जो है लिक्विड है, कौन सा आपको सॉलिड है। तो ये बातें हमें समझ में आ जाती हैं। तो ये हम लोग इजीली इसको जो है ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा क्या है, इसी को ले लेते हैं। अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कैसे करेंगे हम लोग, जैसे कि कार्बन है और कार्बन और ऑक्सीजन है मिलकर बनाया उन्होंने CO2 और हीट निकली तो हीट को यहाँ लिख दिया, सिंपल सी बात है। अगर साउंड है तो साउंड को वहाँ पुट कर दिया, या एनर्जी लिख दे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट लिखना पड़ता है हमको प्रोडक्ट साइड में, लेकिन इंडोथर्मिक के लिए जो भी आपके पास इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक जैसे ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट, अब इसमें आपको हीट इस साइड लिखना पड़ेगा कि इसमें हम हीट जब देंगे तो आपको ये कन्वर्ट होगा किसमें, आपको कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, सिंपल सी बात है। तो एक्सोथर्मिक में हम लोग हीट लिखते हैं प्रोडक्ट साइड में और इंडोथर्मिक में हम लोग हीट लिखते हैं जो हमारा रिएक्टेंट है उस साइड में लिखते हैं। बस ये बातें कुछ हो गई आपको। तो इन चीज़ों से हमें जो है जो चीज़ें हैं वो आपको हमें समझ में आती हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं आपको। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ ऐसी बन रही है जो गैस है, उसको हम लोग कभी कभी एरो से भी शो करते हैं। अपवर्ड एरो अगर देंगे हम लोग प्रोडक्ट साइड में तो हम ये कहेंगे कि गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, बट गैस फॉर्म होना चाहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ गैस, formation of gas can be shown with upward arrow। ये वाला एग्जाम्पल ले लो, जिंक ले लिया आपने, H2SO4 ले लिया। अब जानते हैं क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ तो ये आपने ऐसे शो कर दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसी तरह से कोई अगर आपको प्रिसिपिटेट बनता है, लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रिसिपिटेशन के बारे में, किसी भी रिएक्शन में अगर लिक्विड सॉल्यूशन से कोई सॉलिड अलग हो जाता है तो उसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो प्रिसिपिटेट को हम लोग डाउन एरो से शो करते हैं। तो प्रिसिपिटेट कैन बी, प्रिसिपिटेट्स कैन बी शोन विथ डाउन एरो। जैसे कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को आप देख लो, लेड नाइट्रेट वाला याद होगा आपको, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ये बनाएगा आपको लेड आयोडाइड, ये बनाएगा आपको लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। मुझे खुशी होगी अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा जो आपको लेड आयोडाइड है ये क्या है, ये प्रिसिपिटेट है, तो हमने इसको ऐसे शो कर दिया एरो से। एरो चाहें तो ब्रैकेट में कवर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये बातें हो गई।
तो ऐसे कुछ वेज हैं, कुछ सर्टेन तरीके हैं जिससे हम लोग ये शो कर सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इंफॉर्मेटिव आपको जो है वो आपको बने। तो ये बात हो गई, दिस इज़ वेरी सिंपल। और ले लो। अब जो है पांचवा, कभी हम एसिड यूज़ करते हैं तो वो एसिड हमारा डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके लिए हम लोग जो है एसिड के पास लिख देते हैं डाइल्यूट या फिर कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे कि DIL एंड CONC, ये दोनों कैन बी रिटन फॉर dilute and concentrated acids used in the reaction। एग्जाम्पल के तौर पे जिंक ले लिया हमने और H2SO4 ले लिया, तो ये बनाएगा आपको जिंक सल्फेट और बनाएगा हाइड्रोजन। ठीक है भाई, यहाँ जो H2SO4 है ये अभी पता नहीं चल रहा कि डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया डाइल्यूट। अब हमें बात समझ में आ जाती है कि जो भी हमने H2SO4 यूज़ किया है ये H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है बल्कि डाइल्यूट है। डाइल्यूट हम किसे कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हो क्लास 9th में, जिसके सोल्यूशन में वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो और सब्सटेंस कम हो, दैट इज़ कॉल्ड डाइल्यूट। और जिसमें आपको सब्सटेंस ज़्यादा हो वाटर कम हो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये बात समझ में आती है हमको। और ले लो, कॉपर ले लीजिए आप, HNO3, ये बनाता है आपको कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ जो हमारा ये अमोनिया नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसके बगल में क्या लिखेंगे हम लोग, इसके बगल में हम लोग लिखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, CONC। तो ये बातें होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग बहुत सारे वेज इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि हम लोग हमारे केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये बातें हमको समझ में आती है। एक बार देख लो बात, मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ। हर इक्वेशन को, हर रिएक्शन को आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि याद रहेगा तो ही आपकी केमिस्ट्री अच्छी होगी। और चूँकि अभी जो आप पढ़ रहे हो वो आगे की पढ़ाई के लिए आपका बेस है सिर्फ ये। अगर ये अच्छा होता है तो आगे की पढ़ाई आपकी बहुत इजी हो जाएगी। क्लास 11th और 12th, जो आपने 9th में पढ़ा है वो 11th में पढ़ना है, जो आपने 10th में पढ़ रहे हो वो आपको फिर से 12th क्लास में पढ़ना है। तो आपको याद रखना है कि चीज़ें जितना ज़्यादा अच्छा समझेंगे आप, जितना ज़्यादा आप अच्छा याद करेंगे, आपके लिए उतना फ़ायदेमंद होगा। अब और ले लो एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, ये बनाता है आपको कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। यहाँ पर देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो इस रिएक्शन में यूज़ होता है उसको हम लोग लेते हैं क्या, पानी के साथ मिला हुआ लेते हैं। तो उसको हम लोग जहाँ भी वाटर सॉल्यूशन यूज़ होगा तो वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क्या, हम एक्वस, और उसके लिए सिंबल देंगे AQ। बाकी तो आप जानते ही हो, ये आपको गैस है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। तो हमारा अगला जो आपको है पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, AQ कैन बी रिटन टू शो वाटर सॉल्यूशन
वाटर सॉल्यूशन को शो करने के लिए है हम लोग AQ लिख सकते हैं। ये चीज़ें हो गई आपको, ठीक है। और भी लिख सकते हो। कुछ रिएक्शंस जो हैं वो बनते हैं, उनके लिए सर्टन कंडीशंस होती हैं, हर कंडीशन पर रिएक्शन नहीं बनता। तो कभी हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है, कभी हमें कुछ कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन कंडीशंस। तो किसी इक्वेशन में हम लोग रिएक्शन कंडीशंस को भी शो कर सकते हैं ताकि हमें बात पूरी समझ में आ जाए। तो रिएक्शन कंडीशंस, रिएक्शन कंडीशंस कैन बी रिटन। अब इसको कहाँ लिखें हम लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कहाँ पर, जो एरो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उसके ऊपर या फिर उसके नीचे। तो रिएक्शन कंडीशंस कैन बी रिटन अबव एंड बिलो। कैटलिस्ट को जनरली हम लोग जो है बिलो, नीचे शो करते हैं, अबव एंड बिलो दी एरो। तो ये हो गया। जैसे कि आपके पास है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर बनाया इसने आपको NH3। हैबर्ट्स प्रोसेस कहते हैं इसको। मैं थोड़ा सा आपको मौका दे रहा हूँ, आप ट्राई करो इसको बैलेंस करने का। बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, आप याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपने बैलेंस कर लिया होगा। तो क्या होगा भाई, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम 3 देंगे, यहाँ पर हम 2 देंगे, हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इस रिएक्शन के जो कंडीशंस हैं, कंडीशन क्या है, ये रिएक्शन होता है सबसे पहले तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है आपको, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तो हमें लिख दिया 500 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, प्रेशर है आपको कितना, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसके होने के लिए आयरन पाउडर की ज़रूरत होती है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर आयरन पाउडर। तो अब हमें सारी बात समझ में आ गई। बाकी तो लिख सकते हो आप, नाइट्रोजन गैस है, G लिख दो, यहाँ भी G लिख दो, वहाँ भी अमोनिया भी गैस है। तो ये सर्टेन आपको 7 पॉइंट्स हो गए जो आपको ये बताते हैं कि किसी भी रिएक्शन के इक्वेशन को हम लोग कैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। दैट्स व्हाई द टॉपिक वाज मेकिंग एन इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। तो होपफुली ये बातें आपको याद रहेंगी और समझ में आई होंगी। इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी देन डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन और कॉल मी, ओके। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।